हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं लाई हूँ आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। इसका पार्ट 1 मैं कल अपलोड कर चुकी हूँ और इसका आज पार्ट 2 है। देखो एक्सप्लेनेशन के साथ ना 2 पार्ट में बन रहा है और वैसे तो मैं 7-8 मिनट की वीडियो मैक्सिमम बनाती हूँ। जिसने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है वो इस चैनल पे जाइए और देखिए। तो हम कहाँ पे थे, क्वेश्चंस वहाँ से स्टार्ट करते हैं। और इसका लिंक जो है, इसके पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ना, तो आप लोग ले लेना, मेरे नोट्स भी हैं इसमें, ठीक है। तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो और अपने कहाँ से स्टडी मटेरियल से तो पढ़ ही सकते हो। यूनिट मेंशन किया हुआ है मैंने हमेशा की तरह, ठीक है। तो हम थे क्वेश्चन नंबर 11 पे। कुछ क्वेश्चंस मैंने इसको स्किप करके करा दिया था। आपको स्टेजेस लिखने हैं मियोसिस 1 के विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल डायग्राम, ठीक है। मियोसिस 1 के स्टेजेस लिखने हैं। आओ चलो देखते हैं मियोसिस 1 में क्या क्या होता है। जल्दी से चलते हैं, ठीक है। लास्ट में ही है मियोसिस 1 में क्या क्या होता है। देखो आपको पता है कि मियोसिस जो होता है वो रिडक्शन डिवीज़न होता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो आपके पास डॉटर सेल्स बनती है वो 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनती हैं मदर सेल से, ठीक है। यानी कि मदर सेल 2n एंड देन डॉटर सेल जो होता है n नंबर के बनते हैं, जो आपके क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 1 की अगर हम बात करें, देखो अगर मियोसिस 1 की हम बात करते हैं, मियोसिस की सिर्फ बात करें तो मियोसिस 2 टाइप के होते हैं। एक होता है मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। तो यहाँ पे जो आपको स्टेजेस लिखने हैं ना, वो आपको लिखने हैं मियोसिस 1 के स्टेजेस। मियोसिस 1 में जो है क्या क्या होता है वो लिखते हैं अब हम। मियोसिस 1 में देखो क्या क्या होता है। पहला होता है प्रोफेज 1, ठीक है, प्रोफेज 1। दूसरा होता है पापा मम्मी यानी कि मेटाफेज 1। पापा मम्मी और ताऊ यानी कि ए से क्या होगा, और से एनाफेज 1। एंड लास्ट है आपका फोर्थ वाला टीलोफेज 1, ठीक है। टीलोफेज 1 ये आप याद कर सकते हो, पापा मम्मी और ताऊ। पापा से आ जाएगा प्रोफेज, मम्मी से आ जाएगा मेटाफेज, और से आएगा एनाफेज, ताऊ से आएगा टीलोफेज, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। उसके बाद जो आपका इसमें प्रोफेज 1 है ना, उसमें भी कई सारे स्टेजेस हैं, पहले ही बता चुकी हूँ। जिसने मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो देखी थी उसको पता होगा, ठीक है। प्रोफेज 1 में होता है आपका लता ज़रा पप्पी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे होता है लता ज़रा पप्पी दे दो, ठीक है। यहाँ पे होता है सबसे पहले आपका L स्टैंड फॉर लैप्टोटीन। Z से आगे आपका जाइगोटीन, ठीक है, जाइगोटीन। P से आगे आपका पैकेटीन। D से आगे आपका डिप्लोटीन, और लास्ट वाले D से आ जाएगा आपका डाइकाइनेसिस, ठीक है, डाइकाइनेसिस। समझ जाना दोस्तों, ये आपके होते हैं, ये सारे स्टेज आपके प्रोफेज 1 के हैं, ठीक है। और हम देख लेते हैं एक चीज़ और पढ़ लेते, समझ जाते हैं ना, जिससे आपको इजी होगा इसे लर्न करने में, ठीक है। थोड़ा इसको आपका जो होता है ना, देखो लता ज़रा पप्पी दे दो, ठीक है, या फिर लता ज़रा पोटैटो दे दो। तो लेप्टोटीन में क्या होता है आपके, इनका जो फंक्शन होता है ना, आप ऐसे याद कर सकते हो, बस चर चा तेरी, ठीक है। कैसे कोड करेंगे इसको, देखो जो लेप्टोटीन होता है वहाँ पे आपका बुकेट फॉर्मेशन होता है, ठीक है। क्या होता है, बुकेट फॉर्मेशन, यानी कि जो आपके जितने भी क्रोमोसोम्स या जो भी चीज़ें लगी होती है, आपके जितने क्या कहते हैं उसको, सेल में ऑर्गेनल्स लगे होते हैं, सारे इस टाइप से लगे होते हैं ना कि एक बुके की तरह दिखाई देता है। इसीलिए जो आपका लेप्टोटीन वाले स्टेज में ना बुकेट फॉर्मेशन होता है। जेड से आपका क्या है, जाइगोटीन। एस सा से क्या कहेंगे, साइनेप्सिस। तो यहाँ पे क्या होता है, साइनेप्सिस होता है, ठीक है। इस वाले में स्टेज पे क्या होता है, साइनेप्सिस होता है। अरे क्या हुआ भाई, गायब हो गया यार, फिर से करना पड़ेगा, कोई नहीं, फिर से कर लेते हैं। लता ज़रा पोटैटो दे दो, ठीक है। बस चर का चर चा तेरी, ठीक है, बस चर्चा तेरी। तो ये हो गया आपका बुके फॉर्मेशन, बुके फॉर्मेशन। सा से आ जाएगा आपका साइनेप्सिस, यानी कि जो जाइगोटीन है वहाँ पे आपका साइनेप्सिस होता है, ठीक है। चर से आ जाएगा, क्या हो रहा है यार, ये
एक सेकेंड, ठीक है। देखो यार पता नहीं क्या हो रहा है इसमें, कुछ जादू हो रहा है, पैरानॉर्मल चीज़ हो रही है। कहाँ थी मैं? बस चर्चा, यानी पैकेटीन से करते हैं, ठीक है, पैकेटीन से करते हैं। पप्पी दे दो, ठीक है, पप्पी दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था मेरा? बस हो गया चर चा तेरी, ठीक है। चर से आ जाएगा क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, यानी कि यहाँ पे पैकेटीन के स्टेज पे आपका होता है क्रॉसिंग ओवर। चा मतलब यहाँ पे आपका जो कायस्मेटा होता है ना, चश्माटा कहती हूँ मैं तो उसको पढ़ने के लिए, पर आप कायस्मेटा बनता है यहाँ पे, ठीक है, कायस्मेटा बन। यार पता नहीं क्या हो रहा है, एक सेकंड यार, क्लिक हो गया ये, ठीक है, लास्ट, शायद भूत चढ़ गया फ़ोन को मेरे। चलो फिर से करते हैं, ठीक है। डिप्लोटीन में आ गया आपका चर्चा तेरी था ना, तेरी, तेरी से जो बनेगा ना वो आपका बनेगा टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ, टर्मिनलाइजेशन, टर्मिनलाइजेशन ऑफ, टर्मिनलाइजेशन ऑफ क्या, कायस्माटा, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है। तो आप ना सिर्फ इतना इतना भी लिख दोगे ना कि कौन से स्टेज पे क्या हो रहा है, इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आप लिख लेना ना मियोसिस, मियोसिस टू, मियोसिस टू में प्रोफेज वन, प्रोफेज वन में ये सारी स्टेजेस, और प्रोफेज वन के बाद मेटाफेज, मेटाफेज के बाद एनाफेज टू, एनाफेज वन एंड टीलोफेज वन। अब हम देख लेते हैं ज़रा जो मैं लिख के आई हूँ, देखो ये तो माइटोसिस की स्टेजेस है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है, माइटोसिस का भी देख लेना आप। देखो मियोसिस में देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, देखो ये आपका रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि 2n से क्या बनना है, हैप्लॉइड बनना है। एक मदर सेल से 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल बनते हैं, और ये जर्म सेल्स में भी होते हैं, जैसे कि ओवा और स्पर्म को डिफ्रेंशिएट करता है यहाँ से, मतलब कि ऐसे जर्म सेल से बनते हैं। वेरिएशंस यहाँ पे दिखता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है, और ये क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू इवोल्यूशन के फॉर्म में होती है। और ये क्या होता है, डिप्लॉइडी भी फर्टिलाइजेशन के बाद करती है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, सबसे पहले रिडक्शन डिवीजन है आपका, ठीक है। यहाँ पे जो आपका मियोसिस होता है, इंटरफेस, इंटरफेस पहले हो रहा है जहाँ पे G1S G2 होता है, वो अभी बताऊंगी, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। यहाँ पे M1 M2 है, यहाँ पे लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, ये सारा हो गया। और यहाँ प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 आपका मियोसिस 2 में। और एक फेज होता है बिटवीन M1 एंड M2 के बीच में, उसे बोलते हैं इंटरकाइनेसिस, ठीक है। अब यहाँ पे सारे स्टेजेस के बाद में चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं हम प्रोफेज 2 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। प्रोफेज 2 में क्या होता है, सॉरी मियोसिस 1 कर रहे हैं ना हम तो, हाँ ठीक है, 1 पे चलेंगे। मैकेनिज्म ऑफ DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन सब दिया हुआ है मैंने, देखो ये तो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। मियोसिस 1 पे चलते, देखो प्रोफेज ये है, मेटाफेज एंड टीलोफेज, प्रोफेज 1। देखो यहाँ पे मैंने सबके बारे में लिखा हुआ है, ये मेरे नोट से खुद के, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपको दे रखा है प्रोफेज 1 के लेप्टोटीन में क्या हो रहा है, सबसे पहला फेज है G2 के बाद यहाँ पे क्रोमेटिन क्या होता है, स्टार्ट टू कंडेंस। यहाँ पे क्या कंडेंसेशन होता है, क्रोमोजोमल जो होते हैं वो विजिबल होना स्टार्ट करते हैं, बुकेट फॉर्मेशन होता है, ये आप देख लेना। यहाँ पे जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या प्रोसेस होती है, साइनेप्सिस, यानी कि ये हो गया इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो आपका पैकेटीन है, पैकेटीन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, बाइवेलेंट और टेट्राड बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका डिप्लोटीन, डिप्लोटीन में क्या होता है, डिसोल्यूशन होता है साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स का, और आपका क्या दिखता है, कायास्माटा विजिबल दिखता है, ठीक है, एक एक्स लाइक का स्ट्रक्चर दिखता है। डाइकाइनेसिस पे क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायास्माटा हो जाता है। उसके बाद जो है आपका मेटाफेज 1, मेटाफेज 1 में एंड ऑफ प्रोफेज, क्रोमोजोम एरिया इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोजोम पेयर से और अपोजिट पोल पे चले जाते हैं, ठीक है, मेटाफेज। यानी कि जो आपका मेटाफेज 1 है, यहाँ पे पेयर के जो क्रोमोजोम्स है ना, ये बस एक अलाइन पे आ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे मेटाफेजिक प्लेट बना लेती है। मियोसिस 1 है, और ये जो सिंपल माइटोसिस का मेटाफेज है ना, ये सेम है बिल्कुल, यानी कि जो मेटाफेज के यहाँ पे जो आपका ये क्रोमोजोम एक है, बस यहाँ पे पेयरिंग है, बस ये बताने कि एक पेयर के और एक ही लाइन में अलाइनमेंट हो जाती है, लाइन ऑफ अलाइनमेंट। उसके बाद एनाफेज पे आ जाते हैं। एनाफेज में कहते हैं क्रोमोजोम सेग्रीगेट होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो होता है ना फाइबर, स्पिंडल फाइबर, देखो वैसे नॉर्मली माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम्स ना ऐसे स्प्लिट हो जाते हैं, समझ लो ये आपका क्रोमोसोम्स है, ऐसा क्रोमोसोम है, ठीक है। तो ये दो ऐसे कैसे स्प्लिट हो जाते हैं दोनों पोल पे, पर यहाँ पे जो होता है पूरा क्रोमोसोम जाता है, ठीक है, स्प्लिटिंग नहीं होती यहाँ पे, ठीक है। तो ये होगा आपका एनाफेज 1। तो ये सारी चीज, और उसके बाद एक लास्ट स्टेज आपका टीलोफेज, यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बनते हैं, ठीक है, और क्रोमोसोम जो होते हैं डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन बना लेते हैं, और यहाँ पे न्यूक्लियोलस डीकंडेंस हो जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सारी की सारी चीजें रीअपियर हो जाती है, ठीक है। ये क्वेश्चन था, आप अच्छे से देख लेना, ठीक है ना। ये
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जल्दी आ जाओ, आज कंप्लीट कर लेंगे यार जितने भी मिनट की बनेगी, ठीक है ना। और बस आप ये देख लेना ना, बहुत है। और ये इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। 11 हो गया, ये तो मैंने सीडी के बता देता, यूनिट नंबर 8 में इसका आंसर मिलेगा, आप वहाँ से कर लेना, ठीक है। उसके बाद जो है आपका न्यूक्लियोसोम में कल बता चुकी थी, और उसके बाद आपका जेनेटिक कोड के फीचर्स भी मैंने कल बता दिए थे। गोल्जी के बाद बता दिया था मैंने, और प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपका यूनिट 3 में मिल जाएगा। फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे आ जाते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल में होता है आपका G1, S और G2, ठीक है। फेजेस ऑफ सेल साइकिल आपके 2 टाइप के होते हैं, देखो मेरे नोट्स वाले में ही चलते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ से मैंने सब अटैच किया हुआ है, समझ लो सॉल्यूशन भी है ये आपके लिए, ठीक है, अच्छा सा सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लेना, फेजेस ऑफ सेल साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये फेजेस ऑफ सेल साइकिल है। देखो सेल साइकिल के अंदर जो फेजेस होते हैं ना आपके, यहाँ पे है डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए ग्रोथ, और जितने भी कंटिन्यूस प्रोसेस होती है सेल में, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में, यहाँ पे चेंजेस आते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है आपका ये, यानी कि आपके जो फेजेस है, एक होता है M, G1, S और G2, इन तीनों को हम बोलते हैं इंटरफेज, ठीक है। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। यानी कि आपका जो सेल साइकिल है वो 2 टाइप में बटा हुआ है, एक हो गया इंटरफेस, दूसरा हो गया एम फेज। तो एम फेज ये हो गया, और इंटरफेस में आपके 3 स्टेज आते हैं, G1, S एंड G2, ठीक है। अब यहाँ पे जो एम फेज है वहाँ पे क्या होता है, आपका सेल डिवाइड करते हैं, और एम फेज में क्या होता है, माइटोसिस होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक सेल में सेल साइकिल फेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो क्या क्या चीज़ हो रही है। एस फेज में क्या हो रहा है, डीएनए सिंथेसिस हो रहा है। G1 क्या है, गैप बिटवीन टाइम गैप, एम फेज और एस फेज के बीच का गैप बिटवीन एस और एम के बीच का गैप है G2, ठीक है। उसके बाद आप ये देखो, यहाँ पे मैंने कुछ फंक्शंस लिखे हुए हैं, यहाँ से देख सकते हो आप। देखो तो G1 में क्या क्या होता है, G1 में होती है ग्रोथ, साइटोप्लाज्म इंक्रीज होता है, N/C रेशियो, यानी कि यहाँ पे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए डैमेज का रिपेयर होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए 2C होता है। एस फेज में क्या होता है, आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यहाँ पे सेंट्रियल साइटोप्लाज्म हिस्टोन डबल हो जाता है, यूकैरियोटिन रेप्लिकेशन हो जाता है, यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए ना 2C से 4C से हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका G2 है। G2 में क्या होता है, ट्यूबलिन सिंथेसिस होता है, ऑर्गेनिल्स माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड बनते हैं, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पे एम फेज में 4C यानी कि 4C होता है, लेकिन जब माइटोसिस होता है उसके बाद जो होता है यहाँ पे 2C हो जाता है, ठीक है, ठीक है ना। और भी मैंने बीच में यहाँ पे ये मैम वाला भी है, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो आप वो भी एक बार देख लेना, ठीक है। यहाँ पे है, वैसे मियोसिस है, माइटोसिस की भी फेजेस है, यहाँ पे मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एस फेज के लिए मैंने देखो फेजेस ऑफ सेल साइकिल में देखो, सबसे पहले G1 फेज यहाँ पे मेटाबॉलिकली एक्टिव होते हैं, आप ये वाले भी लिख सकते हो, ठीक है। एटीपी प्रोटीन, सेल साइज बढ़ रहा है, ये सारी चीज़ें। एस फेज में क्या हो रहा है, ये है। और उसके बाद G2 फेज है आपका, एस फेज में ये हो रहा है, G2 फेज में ये सारी चीज़ें बन रही है, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कौन सा करा रही थी मैं, फेजेस ऑफ सेल साइकिल पे शॉर्ट नोट लिखना होगा, तो आप ऐसे लिख देना, बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। सेम यही उतार देना, ठीक है, अगर स्टडी मटेरियल में नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ डीएनए में आपको क्या देखना है, आपका एक A DNA, B DNA और Z DNA होता है, ठीक है। B DNA जो वाटसन एंड क्रिक का मॉडल है, जो आप खुद पढ़ते हैं, वो B DNA होता है। A DNA आपका जो होता है राइट हैंडेड होता है, B DNA भी राइट हैंडेड होता है, Z DNA जो होता है आपका वो लेफ्ट हैंडेड होता है, ठीक है। बाकी आप यूनिट 10 में देख लेना, एक टेबल बनी हुई है यूनिट 10 में, आप उस टेबल को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, क्योंकि वो उसमें आपको बेस पेयरिंग कितने हैं वो सारी चीज़ें उसमें दे रखी है, बस उसके हिसाब से पढ़ लेना। परोक्सिसोम्स क्या होते हैं, परोक्सिसोम्स प्लांट्स में होते हैं, और इनका क्या फंक्शन होता है, यूनिट 7 में मिलेगा। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में पहले बता चुकी हूँ, आपको यूनिट 6 में मिलेगा। रेप्लिकेशन फॉर्क कब बनता है, जब ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन फॉर्क तब बनता है जब आपका क्या हो रहा है, रेप्लिकेशन हो रहा है। रेप्लिकेशन होने के लिए जो आपके डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, यानी कि दोनों एंटी पैरेलल जो आपके कॉम्प्लीमेंटेरिटी बेस पेयर्स होते हैं, एक तो दूसरा राइट है, डबल हेलिक्स है। डबल हेलिक्स को जब समझ लो आपका डीएनए कुछ ऐसा होता है, ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिमूव करते हैं। इसको रिमूव करने के बाद देखो, सबसे पहले जो होता है ना, ये ऐसे हमने रिमूव कर दिया। ये जब ये रिमूव होता है तो समझ लो इस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रिमूव करने के लिए जो भी एंजाइम आते हैं आपके, सबसे पहले सारे एंजाइम आते हैं, ठीक है। टोपो आइसोमेरेज आता है, हेलिकेज आके क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ देता है, ठीक है। उसके बाद आपके इस स्ट्रैंड पे क्या बन रहा है, 3 to 5 पे क्या बन रहा है, 5 to 3 पे क्या बन रहा है, लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड बनते हैं। वहाँ पे क्या होता है, रेप्लिकेशन फॉर्क बनती है, ठीक है। यूनिट 11 में आपको मिलेगा, वहाँ से भी अच्छे से कर सकते हो, वरना अभी डबल हेलिक्स के स्ट्रक्चर में बताऊंगी, तो वहाँ पे मैंने यहाँ पे PDF अटैच कर रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। सेल फंक्शन ऑफ सेल ऑफ प्लांट्स, सेल
प्लांट सेल के क्या फंक्शन है आपको यूनिट 5 में मिलेगा, ठीक है। क्लोवर लीफ ऑफ मॉडल टीआरएनए, टीआरएन का मैंने बताया था ना, अडेप्टर मॉलिक्यूल है, पहले बता चुकी हूँ। एंजाइम टीलोमेरेज क्या फंक्शन करता है ट्रांसक्रिप्शन के टाइम, तो यूनिट नंबर 11 में आपको मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना आपका, व्हाट इज स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये जरा आप देख लेना एक बार यूनिट नंबर 3 में। उसके बाद आपको प्लांट और एनिमल सेल, देखो प्लांट और एनिमल सेल में ना आपको डिफरेंशिएशन लिखना है। तो प्लांट और एनिमल सेल में आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है, सेल वॉल, सेल वॉल एनिमल सेल के पास नहीं होती है, प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, ठीक है। ऊपर से और भी कई सारी चीज़ें, प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल के पास होता है, एनिमल सेल्स के पास नहीं होती है, ठीक है। और भी कई सारे मेजर डिफरेंसेस होते हैं, आप देख लेना कौन से में, यूनिट नंबर 4 में, ठीक है। चारगाफ रूल में कल बता चुकी हूँ। उसके बाद चलते हैं आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है यहाँ पे डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ कंपोजिशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, स्ट्रक्चर कंपोजिशन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अलोंग विद वेल लेबल डायग्राम। आपको माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे आपके राइबोसोम्स होते हैं 70S के होते हैं। इनका क्या फंक्शन होता है, देखो रिएक्शंस में कई सारे रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होते हैं आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। यहाँ पे मैंने अटैच किया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया को भी, एक बार देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया भी कहाँ है। ये क्लोरोप्लास्ट है आपका, ठीक है। ये सेंट्रोजोम में करा चुकी हूँ कल, और ये देखो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के जो फॉर्मेशन डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है और ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है होता है। और इसके पास क्या है आपका, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी में भी आया था माइटोकॉन्ड्रिया का क्या स्ट्रक्चर है। आप देखो यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेसेस है, आउटर मेम्ब्रेन है, मैट्रिक्स है, ठीक है। यहाँ पे बताना जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जो इनर मेम्ब्रेन में यानी कि ग्लाइकोलिसिस तो साइटोप्लाज्म में होती है, लेकिन और भी फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है जो जो फंक्शंस होते हैं उसको आप अच्छे से लिख देना, उसके कंपोजिशन को लिख देना, क्या क्या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी के सिंथेसिस करने की जगह होती है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल इनका सेलुलर रेस्पिरेशन में होता है, ठीक है। सेलुलर रेस्पिरेशन में कैसे, इनर मेम्ब्रेन जो होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया का, वो रेस्पिरेटरी चेन में हेल्पफुल होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं आपके, वो यहीं पे होता है। ये प्रोडक्शन ऑफ NADH GTP और किस में काम करते हैं, NADH और GTP की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, जो आपका सिट्रिक एसिड साइकिल में है। इसके मेम्ब्रेन में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा आयंस मॉलिक्यूल्स और जो भी सेल सिग्नलिंग होते हैं यहीं से पैसेज करते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। इतना बहुत है ना इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका आज कंप्लीट करके मानेंगे यार, ठीक है। नेक्स्ट है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब मिसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट। आपको बताना है सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन इन DNA। यूनिट नंबर 11 में आपको मिलेगा कि मिसेल्सन एंड स्टाल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें पता चला था कि सेमी कंजर्वेटिव DNA में रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। मिसेल्सन एंड स्टाल, चारगाफ रूल है ये, कहाँ है, आबरी मैक्लॉइड है ये। मिसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट देखो यहीं पर ही है, ठीक है, मैंने अटैच किया हुआ है। लेट मी चेक कहाँ पर है यार, कहाँ चला गया, ऊपर है, ठीक है। उन्होंने क्या कैसे रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव बताया था, ठीक है। ये उनके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था। देखो यहाँ पे और भी कई सारे हैं ना, ये भी क्वेश्चंस में आपका, ये ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। DNA पैकेजिंग है ये। चारगाफ रूल तो मैं कल बता चुकी हूँ आपको। ये है क्या मिसेल्सन, देखो मिसेल्सन स्टाल के एक्सपेरिमेंट क्या था, उन्होंने जो मॉडल ऑर्गेनिज्म लिया था ना, वो क्या लिया था, मॉडल ऑर्गेनिज्म आपका इकोलाई था। इकोलाई में जो होते कई सारी जनरेशन ली थी उन्होंने, और यहाँ पे हैवियर आइसोटोप लिया था N15 मीडियम का, ठीक है। आपका हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन होता है N14। एक था N15 जो हैवी है, दूसरा था आपका N14 जो कि हैवी नहीं है, यानी कि नॉर्मल है आपका N14। उसके बाद इन्होंने क्या किया, एवरी मॉलिक्यूल में, यानी इकोलाई लिया, एवरी मॉलिक्यूल में N15 टाइप वाला जो है ना हैवी आइसोटोप, उसको डालकर देखा, उसके बाद हमने प्रूफ किया। तो यहाँ पे जो थे आपके 3 जनरेशन थी, आपकी थी जनरेशन 0, देखो जनरेशन 0, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। तो इन्होंने क्या लिया, सबसे पहले N15 वाला DNA लिया, ठीक है। उसके अंदर क्या किया, रेप्लिकेशन। जब रेप्लिकेशन हुआ कौन से में, N14 का रेप्लिकेशन कराया, यहाँ पे सीजियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl था। उसके बाद क्या बना, जनरेशन 1 में जो पहला स्ट्रैंड था वो N15 का था, दूसरा स्ट्रैंड जो कॉम्प्लीमेंट्रिटी बन रहा था वो
14 का था। तो यानी कि 50-50% यहाँ पे बन गए थे, एक N14 एक N15 इस तरीके से बना। उसके बाद दोबारा इन्होंने 20 मिनट के लिए 40 मिनट के लिए इन्होंने दोबारा से N14 मीडियम में ग्रो किया, N14 में फिर से इस वाले को ग्रो किया। तो देखो कैसे बना, एक N15 एक 14 एक ये और दो आपके N14 वाले बने, ठीक है, बीच में। उसके बाद दोबारा से इन्होंने 60 मिनट के लिए दोबारा 16 मिनट के लिए किया। तो क्या बना देखो, इस तरीके से आपके 6 ऐसे बन गए जो क्या थे, N14 वाले थे, ठीक है। बाकी ये ऊपर वाले था N14 और N15 वाला बना था, ठीक है, ये बाकी ये सेम बने थे। इस तरीके से हुआ था। और सेम यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज जो किया था ना, वो सीजियम क्लोराइड के अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन किया था, ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया था, सेम एक्सपेरिमेंट देखने के लिए एक टेलर भी आया था, उन्होंने विशिया फाबा पे किया था रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज़ करके, ठीक है। इस तरीके से मिसेल्सन एंड स्टाल का एक्सपेरिमेंट हुआ था। समझ में, आई होप आपको समझ में आ ही रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, डिस्क्राइब डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए विद द नीट। डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए आपका किसने दिया था, आप वाटसन एंड क्रिक ने दिया था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए, ठीक है। उन्होंने क्या बोला था, देखो सबसे पहले जो होते हैं ना डबल हेलिक्स मॉडल में क्या था कि आपको ना, जैसे कि आपका डीएनए का मॉडल है, यानी कि मल्टी स्ट्रैंड होते हैं, जो 2 स्ट्रैंड्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका था, सिंपल से कुछ नहीं करना डबल हेलिक्स में, ठीक है। कहाँ गया, एक सेकंड ज़रा। देखो जो वाटसन एंड क्रिक ने आपका मॉडल दिया था डबल हेलिक्स, उन्होंने क्या बोला कि हमारा डीएनए जो है, ठीक है, चलते हैं, मैंने एक बार आप देख लेना अगर मैंने डबल हेलिक्स मॉडल करा हो तो। जैसे डबल हेलिक्स मॉडल में ना, ये रहा, देखो ये आपका वो है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की कैसे बेस पेयर्स लगे होते हैं, सेम आपको बताना है। देखो जो आपके वाटसन एंड क्रिक थे, उन्होंने बोला कि डीएनए जो होता है एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, उसके पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक शुगर होता है, ठीक है, दूसरा आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, तीसरा आपके नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। तो जो नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं वो आपके कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, 4 टाइप्स के होते हैं। एक का आपका एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसाइनिन, ये आपके नाइट्रोजिनस बेसिस हैं, ठीक है। अब आपको देखना है कि स्मॉल रिंग पायरिमिडिन्स यानी कि प्यूरिन्स और पायरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स आपके हो गए एडेनिन और गुआनिन, पायरिमिडिन्स आपके हो गए थाइमिन एंड साइटोसाइन। अब बताना है आपको, जो एडेनिन गुआमिन की पेयरिंग होती है उसमें डबल बॉन्ड होते हैं, थाइमिन और ये इससे अटैच होता है साइटोसाइन से, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। देखो मैंने लगा रखा है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये ट्रिपल बॉन्ड से एक दूसरे में लगे हुए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो बताना है, फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो बैकबोन होती है। अब इनके अंदर जो बॉन्ड होती है वो बनती है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। ये डबल हेलिक्स होते हैं। आपके 2 जो होते हैं ना, ये जो आपका 3 to 5 प्राइम है, देखो एक तो ये 3 to 5 है, एक ये 3 to 5 और 5 to 3, इसलिए इसको हम बोलते हैं एंटी पैरेलल स्ट्रैंड, ठीक है। ये आपके बेस पेयर्स बीच में लगे होते हैं, ठीक है, और इधर लगा हुआ है आपका पीछे की तरफ फॉस्फेट। अब ये हर एक इसमें आपके लगे होते हैं क्या, शुगर्स लगे हैं, ये आपके शुगर्स लगे हैं और ये नाइट्रोजिनस बेसिस लगे हुए हैं। एडेनिन किससे पेयरिंग होता है, थाइमिन से, थाइमिन एडेनिन इस तरीके से लगा हुआ है। और आपको बताना है कि इन दोनों बेस पेयर्स के बीच का डिस्टेंस होता है 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसके कुछ फीचर्स आप देख लेना, क्या क्या फीचर्स हैं, मेन फीचर्स क्या है, इन्होंने जो समराइज किया क्रिक ने, वाटसन एंड क्रिक ने। देखो इन्होंने बोला कि 2 पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होती हैं जो एक कॉमन एक्सिस से लगे होती हैं। दोनों न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। एक एंड में स्ट्रैंड होता है 5 फॉस्फेट, दूसरे में होता है 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। दोनों क्या होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं। शुगर एंड फॉस्फेट की जो बैकबोन है वो बाहर की तरफ होती है। प्यूरिन्स एंड पायरिमिडीन्स जो होते हैं ना वो अंदर की तरफ लगे होते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, डिस्टेंस जो सेपरेट कर रहे हैं बेसिस को 3.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है और हर एक टन पे 10 बेस पेयर्स लगे होते हैं, ठीक है। तो ये आपका था डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए इज गिवन बाय वाटसन एंड क्रिक, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन डीएनए का कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ये आपको डिफरेंस बताना है, ठीक है। जो डीएनए, अब देखो आपके प्रोकैरियोट्स हैं, डीएनए होता कहाँ है, आपको पता है कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन आपका जो प्रोकैरियोट होता है उनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस ही नहीं होता, तो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, तो आपके ये न्यूक्लियड इन द साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जो न्यूक्लियड में होंगे, न्यूक्लियड कहाँ है आपको साइटोप्लाज्म में। यूकैरियोट्स में आपको पता है कि सबसे पहले पैकेजिंग होती है और आपका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। पैकेजिंग
करने के लिए आपका न्यूक्लियोसोम बनता है। न्यूक्लियोसोम जो होता है वो आपके 8 हिस्टोन ऑक्टामर से लगे होते हैं, यानी कि उन्हें हम हिस्टोन ऑक्टामर कहते हैं क्योंकि 8 हिस्टोन्स लगे होते हैं। बेसिक हिस्टोन्स लगे होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, वो डीएनए से रैप करेंगे जो आपका नेगेटिवली चार्ज है। क्योंकि अब आपको पता है कि पैकेजिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी होती है, तो हम उसको न्यूक्लियस में तो रख सकते नहीं है, इसीलिए हम उसको पैकेजिंग करते हैं। जब उसको छोटा हम बना देंगे उसके बाद हम डीएनए में डालेंगे उसको, ठीक है। यूनिट 10 में आपको इसका और प्रॉपर मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अब आपका क्वेश्चन नंबर 23 आपको हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट लिखना है। हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट भी मैं इसी में मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, देख लेते हैं। मिसलसल एंड स्टाल का हो गया, अब आपका है चारगाफ, डीएनए पैकेजिंग भी हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन। हर्शी एंड चेस का नहीं लाई क्या मैं, एवरी मैक्लोइड, शायद हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट नहीं ला पाई मैं यार, एक सेकंड देख लेती हूँ फिर भी। हर्शी एंड चेस, सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, ये क्या था, ग्रिफिथ का था यार। चारगाफ हो गया, स्ट्रक्चर पैकेजिंग हो गया। हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट में नहीं लेके आ पाई यार, एक सेकंड मैं बता देती हूँ क्या उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था हर्शी एंड चेस ने, पर मुझे लग रहा था मैंने पीडीएफ अटैच तो करी थी। कोई नहीं, अगर देखो मिल जाएगा तो आप लोग पढ़ लेना, पर ठीक है मैं बता देती हूँ आखिर हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था क्या, ठीक है। चलते हैं हम वापस से, एवरी मैक्लोइड, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है इसमें, ठीक है। हाँ ये जेनेटिक मटेरियल में था। मिसलसन स्टाल का ही है, यानी कि हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट जो है ना वो मिस हो गया मेरे से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर किस पे थे हम, 22 पे या 3 पे थे, 23 पे थे मतलब। आपको क्या करना है, हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट देखो कैसे करा था उन्होंने, और उन्होंने मॉडल ऑर्गेनिज्म कौन सा लिया था ये आपको करना है, ठीक है। हर्शी एंड चेस ने कैसे किया था आपका जो मॉडल ऑर्गेनिज्म, अब आपको पता है कि इन्होंने क्या लिया, एस्केरिया कोलाई लिया, बैक्टीरियोफेज लिया। बैक्टीरियोफेज आपका T2 था। T2 बैक्टीरियोफेज जो है ना वो बैक्टीरिया में एस्केरिया कोलाई को क्या कर रहा था, इन्फेक्ट कर रहा था। यहाँ पे T2 फेज जो है यहाँ पे आपके 2 आइसोटोप्स लिए थे, एक था S यानी कि सल्फर का और दूसरा था फॉस्फेरस, 32 लेबल्ड था, ठीक है। इन्होंने क्या किया, T2 फेज में सबसे पहले S32 और एक था आप सॉरी P32S35 था, यानी कि सल्फर का 35 था और फास्फोरस का 32 था। हर्शी एंड चेस ने क्या किया था, फेट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए को इन्फेक्शन प्रोसेस से बताया था। इन्होंने बोला अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है एवरी सेल ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इन्होंने क्या किया था, लास्टली इन्होंने प्रूफ कर दिया था, ठीक है। किस तरीके से किया था, सेंट्रिफिकेशन, ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट्स भी हम इसे कहते हैं। एक बार आप इसको अच्छे से देख लेना कैसे इन्होंने किया था। बस इन्होंने कुछ ऐसे डीएनए को बताते हुए कहा था कि इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है ना गैमीट्स, वो अगर अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है ना गैमीट्स में वो हाफ होते हैं और सोमेटिक सेल्स में भी हाफ होते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है सारे मेंबर्स जो होते हैं सेम स्पीशीज़ के उसमें सेम होता है। इन्होंने बोला कि अमाउंट ऑफ डीएनए जो होता है सेल का वो कांस्टेंट होता है अगर कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ तो। डीएनए और अमाउंट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होता है प्रोपोर्शनल टू इवोल्यूशनरी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और इन्होंने क्या बोला, अब उसके बाद जो है इनका एक्सपेरिमेंट ने अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो यूनिट 9 में आप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन 24 पे चलते हैं, ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। देखो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट तो मैं अच्छे से लाई हूँ, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट था इन्होंने किया था कि डीएनए जेनेटिक मटीरियल है या नहीं है। तो आते हैं हम इसके एक्सपेरिमेंट पे। देखो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल था इनका, तो ये भी आ सकता है कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन कीजिए। तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट जो था ना वो ग्रिफिथ ने ही दिया था। ग्रिफिथ ने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया लिया। इन्होंने बोला कि इनके पास 2 टाइप के स्ट्रेन्स होते हैं, एक होता है एस और दूसरा होता है आर। एस तो होता है वो एस फॉर स्मूथ, आर फॉर रफ होता है। एस जो होता है वो आपका पैथोजेनिक होता है और आर जो है वो आपका वो होता है नॉन पैथोजेनिक, ठीक है ना। अब ये सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इतना मैंने समझाया फिर भी लोगों को समझ नहीं आता है। अब जो है आपका
निमोनिया कोज कौन करता है, ठीक है, जब निमोनिया जब होता है यानी कि निमोनिया कोज होगा इससे, जब निमोनिया होगा तो इसका मतलब आपकी जो एल्वेलाई होगी फ्लूइड फिल हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, अब एक्सपेरिमेंट किया, देखो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। केस 1 में इन्होंने क्या किया, लाइव एसिस्ट्रेन लिया और इंजेक्ट में माइस कर दिया, तो जिससे क्या हुआ, उसकी मौत हो गई, ठीक है, क्योंकि एसिस्ट्रेन क्या था, आपका पैथोजेनिक था, तो मौत होगी। लाइव आर स्ट्रेन लिया तो इन्होंने इंजेक्ट किया तो वो बच गया, ठीक है। डेड एसिस्ट्रेन लिया अगर, अब देखो डेड लिया तो जिंदा रह गया, अब उन्होंने देखा है ये कैसे हुआ, अब तो वो जिंदा रह गया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, और भी दिमाग लगाया अपना, सोचा चलो कुछ और ही करते हैं, बैठे बैठे खाली हैं। इन्होंने के लिए डेड एसिस्ट्रेन लिया प्लस में लाइव आर स्ट्रेन लिया, जब ये हुआ तो उसके बाद मर गया, ठीक है। यानी कि इन्होंने कहा ग्रिफिथ ने कि अच्छा जी, तो मैंने डेड एसिस्ट्रेन लिया प्लस लाइव आर स्ट्रेन लिया, कुछ तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, लेकिन क्या हुआ है ये बता नहीं पाए थे। इन्होंने कुछ तो बोला कि समथिंग गॉट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम डेड स्ट्रेन टू लाइव आर स्ट्रेन, लेकिन पता नहीं चला कि वो है क्या, और फिर वो स्वर्ग सुधार गए, सॉरी पधार गए, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एवरी आए, अब 3 साइंटिस्ट आए प्रूफ करने के लिए इसको, क्योंकि मर चुके थे ग्रिफिथ आधे रास्ते में ही। तो फिर आए एवरी, मैकलॉयड और मैकार्टी, ठीक है। इन्होंने बोला कि इन्होंने लिया डेड एसिस्ट्रेन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन किया और इन्होंने जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है डेड सेल से इन्होंने सेपरेट कर लिया। इसके अंदर जो है आरएनए लिया, प्रोटीन लिया, लिपिड लिया, डीएनए लिया, कार्बोहाइड्रेट से सारे बायोमोलिक्यूल्स ले लिए। उसके साथ लाइव आर स्ट्रेन, जैसे ही इन्होंने लाइव आर स्ट्रेन के साथ इंजेक्ट किया तो सर्वाइव, प्रोटीन लाइव आर स्ट्रेन से लिया तो सर्वाइव। उसके बाद इन्होंने लिपिड लिया, लाइव आर स्ट्रेन से लिया तो भी सर्वाइव कर गया माउस। फिर उन्होंने डीएनए लिया, लाइव आर स्ट्रेन से लिया, उन्होंने क्या कर लिया भाई, डेड यहाँ पे मर गया चूहा, ठीक है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट लिया तो भी अब सर्वाइव हो गया। तो भाई इससे पता चला कि जो आपका डीएनए है, ठीक है, वही आपका जेनेटिक मटेरियल है, इनके एक्सपेरिमेंट से पता चला था, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका यूकैरियोटिक सेल का आपको डायग्राम बनाना है, उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल के पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा बाहर, ठीक है। सारी चीज़ें जो मैं पहले प्रोकैरियोट्स में बता चुकी हूँ, यूनिट 4 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा, तो एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लेना, ठीक है। कई सारी स्टेज है माइटोसिस की, देखो माइटोसिस की स्टेजेस भी मैं लेकर आई हूँ, आपको माइटोसिस की स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि माइटोसिस आपका जो होता है वो क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन और रिडक्शनल डिवीजन, आपका ये होता है इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। आपका माइटोसिस है इक्वेशनल डिवीजन, ये फेजेस थे, फेजेस तो मैंने बता दिए। और देखो ये आपका हो गया, सबसे पहले माइटोसिस के बारे में पढ़ लेते हैं। माइटोसिस के अंदर क्या होता है, इक्वेशनल डिवीजन होता है, और इसके टाइप्स में कौन कौन से होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो सबसे पहले जो होता है, ये आप डायग्राम सेम बना सकते हो, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, देखो यहाँ पे ये आपके हैं एस्ट्रल फाइबर्स और ये आपका लगा हुआ सेंट्रियोल्स, ठीक है। इससे ये आपके लगे होते हैं रिंग्स, ये आपके हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है, और ये कंटिन्यूस फाइबर्स है, और इधर वाले अंदर वाले जो होते हैं डिसकंटिन्यूस फाइबर है, ठीक है। इस तरीके से आपका अरेंजमेंट होता है किसका, प्रोफेज का। अर्ली प्रोफेज में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट टू डिसअपेयर, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो लगे हुए होते हैं, ठीक है। क्या हुआ यार, पीडीएफ गायब हो गई, सॉरी यार, एक सेकेंड रुक जाओ प्लीज़, ठीक है। तो अर्ली प्रोफेज में क्या होता है, आपका हो रहा है यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ना आपका, वो स्टार्ट टू डिसअपियर हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, यानी क्रोमोसोम्स और कंडेंस होंगे, गोल्जी ऑर्गेनिल्स और न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर और 2C वैल्यू है, या आप ज़्यादा समझ नहीं आएगा आपको। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर हो गया आपके लेट प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं क्रोमोसोम से काइनेटोकोर के, सेंट्रियोल जो होते हैं आप मूव करने लग जाते हैं अपोजिट पोल पे। मेटाफेज पे क्या होता है, आपके मॉर्फोलॉजी होती है सबसे ज़्यादा, जितने भी आपके क्रोमोसोम्स है वो इक्वेटर प्लेट पे आ जाते हैं। ये आप देख रहे हो सारे क्रोमोसोम्स आ गए, इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हो। यहाँ पे मॉर्फोलॉजी दिखती है आपके क्रोमोसोम्स की, यानी कि टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स आपके दिखते हैं। टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स में आपका मेटासेंट्रिक होता है वी शेप का, सब मेटासेंट्रिक एल शेप का, एक्रोसेंट्रिक आपका जे शेप का, टीलोसेंट्रिक आपका आई शेप का बन जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं एनाफेज। एनाफेज पे क्या होता है, आपके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो फेसिस सेंट्रियोल, सेंट्रियोल की तरफ जाने लग जाते हैं, स्प्लिटिंग होने लग जाता है, सेपरेशन होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स का, और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आप स्पिंडल फाइबर्स मतलब कि टुवर्ड्स मूव कर जाते हैं आपके सेंट्रियोल की तरफ, ठीक है, यानी कि स्प्लिटिंग हो गया। उसके बाद टीलोफेज पे आते हैं। टीलोफेज पे क्या होता है, उसका प्रोफेज का उल्टा होता है, यानी कि डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होता है। गोल्जी न्यूक्लियोलस रीअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी, और यहाँ पे
एक सेल में 2 न्यूक्लियस आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप ये बना देना सारे डायग्राम्स, ठीक है। ईजी है, आप समझ जाओगे ना कि क्या क्या होता है, उसके हिसाब से आप बना सकते हो क्रोमोसोम्स। और मैंने बता दिया क्या क्या चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप यहाँ से डायरेक्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं ये पीडीएफ अटैच कर दूँगी, ठीक है। मेहनत लगी यार काफ़ी इसमें, सीरियसली। और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। ग्रिफिथ हो गया आपका, इसका ये भी हो गया। मेजर कंपोनेंट साइटोस्केलेटन के बारे में तो मैं कल बता चुकी थी, ठीक है। ये आपका यूनिट 7 में और पढ़ ले। स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया भी मैंने अभी बताया, क्लोरोप्लास्ट भी मैं पहले बता चुकी हूँ कि उसके अंदर क्या होता है, थैलाकोइड्स मेम्ब्रेन स्ट्रोमल लैमेली होते हैं जो कनेक्शन के लिए होते हैं। यूनिट 10 और यूनिट 6 में आपको होगा डायग्राम के साथ। फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ लाइजोसोम। लाइजोसोम जो होते हैं आपके, उसका फंक्शंस क्या होता है, लाइजोसोम्स को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। यहाँ पे कई सारे क्या होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। लाइजोसोम्स है यहाँ पे, तो आप देख सकते हो। एक बार मैं दिखा देती हूँ लाइसोसोम्स। साइटोस्केलेटन है ये, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, एंडोप्लाज्मिक रेगोल्जी है। ये देखो लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स जो होते हैं क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस आप लिख सकते हो। लाइसोसोम का स्ट्रक्चर जो है ना, अगर आपके स्टडी मटेरियल मिल जाता तो देखो, ये स्फेरिकल सेक लाइक होते हैं, पैकेजिंग ऑफ गोल्जी में हेल्पफुल करते हैं। इसको हम सोसाइटल बैग भी कहते हैं। सिंगल मेम्बर होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, कौन कौन से, लाइपेज, अमाइलेज, प्रोटीएज और एसिडिक होते हैं ये, ठीक है। फंक्शंस देख लेना क्या क्या फंक्शन करते हैं। देखो हाइड्रोलिटिक यानी कि हाइड्रोलिसिस करते हैं, आपके लाइपेज हो गए, एमाइलेज हो गए, इस तरीके से इनका फंक्शन हो गया, ठीक है। और बहुत सारी सुसाइडल बैग कहते हैं क्योंकि ये क्या हाइड्रोलाइसिस का काम करते हैं, इस वजह से इसका नाम है, ठीक है। डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। देखो आपके यूनिट 4 में ना एक टेबल बनी हुई है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के लिए टेबल बनी हुई है, ठीक है। तो वो टेबल आप ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। देखो प्रोकैरियोट्स में आपको पता है सबसे पहला फंक्शन क्या है। प्रोकैरियोट्स में आपके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोट्स के पास होता है। आपके पास जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनके पास सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, ठीक है। सेल ऑर्गेनिल्स नहीं है, इनके पास सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं। इनका राइबोसोम 70S का होता है, इनका राइबोसोम्स क्या होता है, 80S का होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप डिफ्रेंशिएशन में लिख सकते हो, ठीक है। और इनका जो डीएनए होता है, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के डीएनए जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, ये आपके साइटोप्लाज्म में होते हैं। और जो आपका यूकैरियोटिक का डीएनए होता है वो कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कहाँ पे होता है, इनका साइटोप्लाज्म में होता है, और यूकैरियोट का कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है। कई सारे डिफरेंशिएट बिटवीन यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स एंड प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स। अब आपको लिखना है क्या, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स के बीच में डिफरेंस। तो देखो जो आपका प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स होता है वो कैसे होते हैं, सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। यूकैरियोटिक जो होते हैं मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। डीएनए जो होता है, देखो जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स है उसका डीएनए जो होता है साइटोप्लाज्म से होता है अट्रैक्ट, और यहाँ पे जो होता है आपका न्यूक्लियस में होता है और हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन जो होता है ना प्रोकैरियोट्स में साइमल्टेनियसली एक साथ ही होता है, लेकिन जो आपका यूकैरियोट्स है वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन जो होता है न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन आपका साइटोप्लाज्म में होता है। एक अब जो आपके प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें एक कॉपी एक जीन के लिए होती है, ठीक है, जो कि हैप्लॉइड होते हैं। और आपके जो यूकैरियोट्स है उसमें 2 कॉपी होती है एक जीन के लिए जो डिप्लॉइड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ऑपरेंड की कोई ज़रूरत नहीं है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके जो यूकैरियोट्स क्रोमोसोम्स है उसमें ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस तरीके से आप लिख सकते हो। उसके बाद जो मैंने पैकेजिंग का पहले बता दिया था, आपको उसका शॉर्ट नोट लिखना है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रेप्लीकेशन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। देखो रेप्लीकेशन क्या होता है, रेप्लिकेशन में जो आपके कई सारे ना, एक मिनट मैं देख लेती हूँ इसमें है, हो जाएगा ये थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बस आप ये कर लेना। PYQs मैंने ऐड किया हुआ है, ठीक है, तो आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ से, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, यहाँ पे मैं देख लेती हूँ कि मैंने रेप्लिकेशन का ऐड किया है या नहीं। देखो डीएनए, देखो कैसे होता है रेप्लिकेशन। देखो यहाँ पे मैंने मैकेनिज्म लिखा हुआ है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या हो रहा है, आपका डीएनए से डीएनए बन रहा है। सेंट्रल डॉगमा तो आप सभी को पता होगा, सेंट्रल डॉगमा क्या था, बाई चांस आ गया सेंट्रल डॉगमा। तो आपका देखो क्या होता है, डीएनए से डीएनए बन रहा है, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेप्लिकेशन, ठीक है, समझ जाओ। डीएनए से एमआरएनए बन रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से अगर आपका प्रोटीन बन रहा है तो इस प्रोसेस को कहते हैं हम ट्रांसलेशन,
ठीक है। यानी कि अगर मेरा mRNA से DNA भी मैं बना सकती हूँ, उसे बोलते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपका रेप्लिकेशन हो रहा है, यानी कि DNA से DNA बन रहा है। जो रेप्लिकेशन आपका होता है वो कैसे हम बनाते हैं, सबसे पहले जो होते हैं ना आपके पास जो DNA वो इस टाइप का होता है, यानी कि ऐसे डबल हेलिक्स होते हैं जो कॉइल होते हैं, राइट हैंडेड फैशन में कॉइल होते हैं, राइट हैंडेड फैशन में आपका कॉइल है। तो यहाँ पे जो है आपका सबसे पहले जो एंजाइम आता है वो होता है टोपोआइसोमेरेज। टोपोआइसोमेरेज सबसे पहले क्या करता है, सुपर कॉइल्स जो लगे होते हैं उसको रिमूव कर देता है। फिर आपका आता है हेलिकेज। हेलिकेज जो होता है डीएनए को अनवाइंड कर देगा, यानी कि वाइंड होता है वो डीएनए को अनवाइंड करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगा। कॉम्प्लीमेंटेरिटी बाइंडिंग को जो है, अब देखो ऐसे होता था ना, अब वो ऐसे हो जाएगा, यानी कि अब ये दूसरा दोबारा बाइंड ना करे, उसके लिए जो होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बाइंडिंग ऑफ डीएनए के लिए एसएसबी आते हैं, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स होते हैं, इसको रोक के रखेंगे कि दोबारा बाइंड ना हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपका आता है प्राइमेज। प्राइमेज क्या करता है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये, ओलिगो टाइड सीक्वेंसिंग होती है। फिर लास्ट में आता है आपका डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज आपका क्या होता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये क्या करता है, डीएनटीपीज ऐड करता है, कहाँ, यूनि डायरेक्शन में, यानी कि 5 to 3 प्राइम में ये ऐड करेगा, ठीक है। और एक तरफ ऐड करेगा या कंटिन्यूसली ऐड करेगा लीडिंग स्ट्रैंड, आपका लीडिंग स्ट्रैंड होता है 3 to 5, और डिसकंटिन्यूड डीएनटीपीज ऐड करेगा आपका लैगिंग स्ट्रैंड में, वो होता है आपका 5 to 3। उसके बाद आपका आता है एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं वो प्राइमर्स को रिमूव कर देंगे, डीएनए लाइगेज क्या करेगा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को ज्वाइन कर देगा। इस तरीके से आपका डीएनए ऐसे अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रेप्लिकेशन होकर दोबारा डीएनए बन जाएगा, उसे हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। आपका प्रोकैरियोट्स में कैसे हो रहा है और यूकैरियोट्स में कैसे हो रहा है एक बार आप देख लेना। मैंने यूकैरियोट्स का बता दिया, आप प्रोकैरियोट्स का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन देख लेना कैसे करना है। जो आपके प्रोसेस है रेप्लिकेशन का वो मैंने बता दिया है, ठीक है, किस तरीके से हो रहा है। पर अगर प्रोकैरियोट्स का देखो, इस यहाँ पे डिफरेंशिएशन पूछा है तो आप देख लेना कि प्रोकैरियोट्स में किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम। बहुत शोर मचाते हैं मेरे घर पे जो बच्चे आए हुए हैं वो, ठीक है। अब आपको बताना है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। ये आपको मिलेगा यूनिट नंबर 12 में, ठीक है, यूनिट नंबर 12 में मिलेगा ये। क्वेश्चन नंबर 34 कर रहे हैं हम, ठीक है। आप देखेंगे इसमें हम ये भी मैं लाई हूँ प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में कैसे ट्रांसक्रिप्शन होता है, ठीक है, लास्ट में एकदम पीडीएफ में शेयर कर रही हूँ यार। आप लोगों ने तो कमेंट भी नहीं किया, इसका मतलब क्या पता पसंद ना आ रहा हो, ठीक है। बट स्टिल यार मेहनत तो मैंने करी है इसमें, ठीक है ना, इस वाले में मैंने मेहनत करी है। देखो बाकी में तो क्वेश्चंस लिखने में मेहनत हो रही थी, पर इसमें पढ़ाने में भी मेहनत हो रही, थोड़ा सा अगर डिस्क्राइब करूँ। बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए माफ़ी चाहती हूँ। देखो जो मैं आपको बता रही थी ना कि मॉर्फोलॉजी सीन होती है आपके, ठीक है, वो ये टाइप्स के आपके वो क्रोमोसोम्स हैं। देखो ये आपके प्रोकैरियोट्स, देखो ये आपका है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। देखो सबसे पहले जो हम देख लेते हैं कुछ पैरामीटर्स आपका, जैसे लोकेशन की बात कर रहे हैं। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसलेशन होता है आपका, ठीक है, प्रोकैरियोट्स में जो आपका ट्रांसलेशन हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में हो रहा है, यूकैरियोट्स में आपका न्यूक्लियस में हो रहा है। सिस्ट्रोन जो होते हैं ये पॉलीसिस, देखो पी से याद रखना है, प्रोकैरियोट्स में जो होते हैं सिस्ट्रोन ना पॉलीसिस्ट्रोनिक होते हैं, और आपके जो इसमें होते हैं मोनोसिस्ट्रोनिक होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे सबसे मेन फंक्शन जो होता है ना प्रोकैरियोट्स में, आरएनए पॉलीमरेज 2 लगता है। यहाँ पे आपके 1 भी लग रहे हैं, 2 भी लग रहे हैं, 3 भी लग रहे हैं। रुको मेरी टीना, ये आपका ट्रिक है, RRNA mRNA tRNA, यानी रुको से R, मीना मेरी से M, टीना से T। अब ये कोड किसके, RNA 1 2 3, इस तरीके से आप याद कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो सबसे पहले स्प्लिट अरेंजमेंट कम होता है, यहाँ पे जो एक्सोन्स होते हैं ना बहुत ही बस 1 2 3 4 इस तरीके से लगे, पर यहाँ पे कई सारे इंट्रॉन एक्सोन के ऐसे होते हैं। उसके बाद सबसे पहले कैपिंग हो जाती है 5 पे, फिर टेलिंग हो जाती है, और फिर यहाँ पे साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से था ये आपका ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। आई होप समझ में आ रहा हो सबको। फ़ैन ऑफ करके मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ और हालत ख़राब हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन नंबर 35 है ना आपका, देखो डिस्क्राइब 3 प्रोसेस ऑफ यूकैरियोट जीन रेगुलेशन बाय क्रोमेटिक मॉडिफिकेशन। ये आपको यूनिट 14 में मिल जाएगा, एक बार आप जीन रेगुलेशन देख लेना। लैक ऑपरेन वाला तो मैंने करा दिया। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन पहले बता चुकी हूँ, क्या फंक्शन होता है सेल मेम्ब्रेन का, प्रोटेक्शन है, ठीक है, और प्रोटेक्शन में हेल्पफुल है, और सीमेंटिंग का काम करते हैं, कम्युनिकेशन हेल्प करते हैं 2 सेल्स के बीच में, ठीक है। कई सारी यूनिट 5 में आपको दोबारा से पढ़ना है, पढ़ लेना, ये उसमें भी शॉर्ट नोट्स में। उसके बाद कुछ टर्म्स है आपको देखो डिफाइन करना है। ब्रोनियन मूवमेंट होता है ऐसे फ्लिप फ्लॉप सा मूवमेंट, या फिर
ब्रोनियन मूवमेंट आपके होते हैं, ये आपको यूनिट 5 में मिल जाएगा सारा, ठीक है। कहाँ पे मिलेगा? यूनिट 5 में आपको सारा मिल जाएगा, जो आपके ब्रोनियन है, विस्कोसिटी है, और ये दो दो आपको मिलेंगे, और एंडोसाइटोसिस भी आपको यूनिट 5, ये 3 जो है ना पहले के, ये आपको चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएंगे, ठीक है। देखो जो आपका ब्रोनियन मोशन होता है ना, वो कांस्टेंट मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, जो एक दूसरे से क्या करेंगे, वो कोलाइड होते हैं, कोलाइड होकर बाउंसिंग बैक हो जाता है, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में चलते हैं थर्मल एजिटेशन की प्रोसेस में। मतलब यहाँ पे कांस्टेंट मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल का, कोलाइड करते हैं एक दूसरे से और ऐसे बाउंसिंग बैक की तरह बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में चलते हैं। दूसरा आपका एंडोसाइटोसिस, तो एंडोसाइटोसिस आपका होता है एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सब्सटेंस एंटर करते हैं सेल में आफ्टर बीइंग इनक्लोज इन स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सेल, यानी कि अंदर की तरफ सेल जो होंगे ना, ये इन्वेजिनेशन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद सेल को अंदर की तरफ ले लेंगे, एंडोसाइटोसिस। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी क्या होता है? मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी कि आपकी जो फ्लो का रेजिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए होता है। फ्लूइडिटी जो होता है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है विस्कोसिटी से। मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो मैग्नीफाई करना है किसी इमेज को अच्छे से देखने के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस है आपका जो अबाउट साइज और आपके आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के अकॉर्डिंग जो होता है हम सेपरेशन करते हैं प्रोटीन से डीएनए का, उसे बोलते हैं। ट्रांसलेशन क्या होता है? आपका ट्रांसलेशन होता है क्या बना रहे, एमआरएनए से हम प्रोटीन अगर बना रहे उसी प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। रिटेंशन फैक्टर आप एक बार देख लेना। सोमेटिक सेल्स क्या होते हैं? ऐसे सेल्स जो आपकी नई नई सेल्स होती है उसे कहते हैं। बैक्टीरियोफेजेस होते हैं ऐसे बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मीजोसोम्स होते हैं रेस्पिरेशन में इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। थैलाकोइड्स होते हैं आपके क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। थैलाकोइड्स में क्या होती है? आपकी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि आपकी लाइट रिएक्शंस होती है। ये क्या है? पेलेक्टोनोमिक्स कॉइलिंग क्या होता है? ये आप देख लेना एक बार गूगल करके, ठीक है। क्या होता है मुझे भी बता देना कमेंट में, ठीक है। तो ये थे आपके 37 क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आपको सब समझ आया हो यार। अगर इस टाइप से अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बनाऊँ तो आप बता सकते हो। देखो 2 पार्ट में, यानी कि 45 समथिंग 1-1.5 घंटे तक की वीडियो बनी है। मैं एक में भी बना सकती थी, लेकिन मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, यानी कि मियोसिस का मेरा रह गया था और माइटोसिस का ऐड करने के लिए, इसलिए मैंने ये 2 पार्ट बनाए, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दो और आप सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आपको, इस सारा अच्छे से जितने क्वेश्चंस है ना मैंने अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। जो क्वेश्चंस देखो आप यहाँ पे पीडीएफ में सब कुछ अटैच्ड है, ठीक है। आप सिर्फ वही भी लिखते हो ना, देखो अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है पीडीएफ में, तो अगर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है ना, तो उसी पॉइंट को आप डिस्क्राइब करके लाइन में लिख दो, ठीक है। जैसे आपको पता होगा लाइसोसोम्स जो होते हैं ना वो हाइड्रोलिटिक फंक्शन करते हैं, तो आप लिख सकते हो कि द फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम इज हाइड्रोलिटिक एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द अमाइलेज एंड जो आपके पेप्टाइड्स हैं, ऐसी कुछ जो भी जितने भी है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग, ठीक है। जब जैसे मैंने सुसाइडल लिखा है तो आप लिख सकते हो इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सुसाइडल बैग्स, ठीक है। लाइसोसोम का फिर फंक्शन लिख देना और फिर डायग्राम बना देना छोटा सा, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छे से डिटेल में लिखोगे तो आपका एग्जामिनर भी, आपके पॉइंट होंगे ना क्रिस्प होंगे, और उसी को आपने अच्छे से डिटेल में लिख दिया तो वैसे भी एग्जामिनर खुश हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आएंगे आपके, गारंटीड है। देखो मेरे खुद 50 में से 41 है या 42 मार्क्स आते हैं ऐसे, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाई करती हूँ, जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना इसी तरीके से पढ़ती हूँ मैं। बिल्कुल कोई यहाँ पे कुछ झूठ नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से मैं पढ़ती हूँ, ठीक है। जो 12th के बेस पर होता है ना, जैसे मुझे पता है कि अगर मेरा सेल बायो आ रही है, ठीक है, यानी कि सेल के बारे में मुझे पढ़ना चाहिए, उसके अंदर सेल ऑर्गेनिल्स के बारे में पढ़ना चाहिए, मुझे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना चाहिए, एवरीथिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, मैं जो नीट का सिलेबस है मैं मैम से पढ़ती हूँ, मैं आपको बता चुकी हूँ, गरिमा गोयल से पढ़ती हूँ मैं, वहाँ से मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद क्या करती हूँ, स्टडी मटेरियल अगर मेरे पास है तो ठीक है, मैंने एक बार गो थ्रू कर लिया उसको, ठीक है। PYQs देख लिए, यहाँ पे तो मैंने ऐड किया हुआ है, हर चीज़ ऐड की हुई है। PYQs से लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से लेके 3-4 साल के PYQs भी मैंने यहाँ पे देखने के बाद ऐड किया है, ठीक है। और ऊपर से मैंने आंसर्स भी अब मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब यही तो चाहिए एग्जाम में। उसके बाद आप अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा एक्सप्लेन किया हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो आप मैम के नोट्स से पढ़ सकते हो, ठीक है। मैंने मैम के नोट्स भी ऐड किया हुआ है, अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स भी मैंने ऐड कर दिए हैं, ठीक है। उसमें अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, आप और अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। बस ये 2 वीडियो देखो और इसके नोट्स मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप जल्दी से निकाल के उसे वहाँ से पढ़ो, क्वेश्चन को सही से सारे एक्सप्लेन करके। स्टडी मटेरियल जिसके पास वेल एंड गुड है, पर अच्छे समझ नहीं आती है स्टडी मटेरियल से, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। तो आप, आई होप आपको अच्छी लगी हो ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको और दूसरा कोई कोड चाहिए तो मुझे जल्दी से कमेंट कर देना, मैं उसके लिए भी बना दूंगी वीडियो, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ एंड थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, बाय बाय।